प्रसार करने का दम भर दिया है और बाकायदा आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया है कि आरजेडी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। बताते चले कि आरजेडी की ओर से 12 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जो कि मधुपुर में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आएंगे। स्टार प्रचारक के रूप में बनाया है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, पूर्व मंत्री पूर्व सचेतक राधा किशन किशोर जी, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, पूर्व सांसद गोरा राम जी, श्री संजय सिंह यादव जी पूर्व विधायक, श्री संजय प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक और युवा अध्यक्ष। बीजेपी ने भी इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल मान लिया है। प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता उपचुनाव में वहां कैंप करते नजर आएंगे। जानकारी के अनुसार बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू आज से वहां पर कैंप करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का मानना है कि ये सीट बीजेपी की झोली में जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मधुपुर में मधु का स्वाद कौन चखता है और किसे मिलती है डंक, ये आने वाला समय ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता अभिनव कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। नोएडा की तर्ज पर अब झारखंड में भी लैंड पूलिंग सिस्टम के जरिए शहरों को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी। हाल में बीते बजट सत्र में हेमंत सोरेन कैबिनेट की ओर से क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक पारित किया गया। हालांकि इस विधेयक के बनते ही राज्य में विरोध के स्वर भी बुलंद होने लगे। रिपोर्ट आप देखिए। लैंडपूल विधेयक को लेकर गहमा गहमी। बजट सत्र के आखिरी दिन पारित हुआ था विधेयक। विधेयक को लेकर आमने सामने है पक्ष विपक्ष। सीएनटी एसपीटी कानून को कमजोर करने का षड्यंत्र। आदिवासियों की जमीन लूटने की है साजिश। बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में कुल 4 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में पारित होने वाले झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। इस नए विधेयक के तहत शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आदिवासियों की जमीन को उनकी सहमति से डेवलप किया जाएगा। शहर के 2 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। विधेयक के संबंध में सरकार का पक्ष है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को ध्यान में रखकर विधेयक तैयार किया गया है। हालांकि विधेयक के पारित होते ही सूबे में विपक्ष की ओर से विरोध का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से इसे सीएनटी एक्ट के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी के साथ साथ आदिवासी संगठन ने विधेयक को पास किए जाने को सरकार की हठधर्मिता करार दिया है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 जो विधानसभा के पटल पर रखा गया, जिसे बिना चर्चा के पारित भी करा दिया गया और संभवतः राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर के बाद वो कानून भी बन जाएगा। ये सीधे तौर पर झारखंड में सीएनटी एसपीटी कानूनों के उल्लंघन और उनको बाईपास करने का तरीका राज्य सरकार के द्वारा निकाला गया है। जिस सीएनटी एसपीटी कानून को लेकर हमेशा से हमारा राज्य इतना संवेदनशील रहा है, जिन विषयों को लेकर हमेशा से व्यापक चर्चा की आवश्यकता रही है, वैसे संवेदनशील विषय को अपने कॉरपोरेट घरानों के दबाव में और चंद पदाधिकारियों की सुनियोजित साजिश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ताक्षर में वो विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया है। बोलेंगे हम इसमें अध्ययन किया नहीं है, लेकिन आपाधापी में कानून नहीं लाना चाहिए। एक और कानून सरकार ने लाने की कोशिश करी है कि अर्बनाइज करने का सोच रही है। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 किलोमीटर की दूरी पर सीएनटी एक्ट की एसपीटी एक्ट हटाने की बात सोच रही है। ये भी गलत है। इस तरह से सरकार से कहेंगे कि इस तरह का ट्रायल आदिवासी समाज में, अपर समाज में, निरक्षर समाज में कितना दूर तक सटीक होगा, इसको भी देखने की जरूरत है, परीक्षण करने की जरूरत है। झारखंड सरकार अगर उस निर्णय को लेना चाहती है तो यहाँ के संदर्भ में, सोशल स्ट्रक्चर के संदर्भ में, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में
निर्णय ले, उसको जब तक परीक्षण नहीं करता है, निरीक्षण नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, तब तक कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए। एक और विपक्ष है कि विधेयक को लेकर सरकार पर हावी है, वहीं दूसरी ओर सरकार पक्ष विपक्ष के सारे दावों को निराधार बता रहा है। सत्ता पक्ष के सहयोगी दल कांग्रेस के अनुसार सरकार का ये विधेयक राज्य के हित में खरा उतरेगा। देखिए, मुझे लगता है आदिवासी विरोधी सरकार है ये। नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पे लोगों को शायद समझाना होगा कि किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए उद्योग लगाना या औद्योगिक इकाई का स्थापना होना ये बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि हम जबरन किसी का जमीन हड़प करके राज्य सरकार नहीं लेगी। सीएनटी एक्ट में स्पष्ट है कि आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और ओबीसी यानी कि अति पिछड़ों की जमीन सामान्य जाति के लोग नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन राज्य में बड़े पैमाने पर सामान्य जाति के लोगों द्वारा जमीन खरीदने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बावजूद सीएनटी एक्ट में संशोधन कर लैंड पूलिंग को लाना कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। और बिहार में एक बार फिर दल बदल का खेल देखने को मिला है। एलजेपी और जेडीयू के बीच बिहार विधानसभा में एलजेपी का मात्र एक ही विधायक बचा था, उन्होंने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। एलजेपी विधायक की जेडीयू में जाने से चिराग को बड़ा झटका लगा, लेकिन पूरा मामला क्या है, क्यों वो गए जेडीयू में, रिपोर्ट आप देखिए। बिहार की सियासत में दलदल का खेल जारी है। कभी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय, तो कभी जाप के 200 कार्यकर्ताओं का एक साथ आरजेडी का दामन थाम लेना अचंभे में डाल देता है। ये सियासतदान लगातार मजबूत दामन की तलाश में लगे रहते हैं और जहां मजबूत पक्ष मिला नहीं कि पार्टी की कुरीतियों को बताते हुए नई पार्टी का दामन थाम लेते हैं। बिहार में एक बार फिर दलदल का खेल देखने को मिला एलजेपी और जेडीयू के बीच। बिहार विधानसभा में एलजेपी एकमात्र एक ही विधायक बचा था, अब उन्होंने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। दरअसल बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान राजकुमार सिंह ने विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार को उपाध्यक्ष पद के लिए समर्थन दिया था। इसके बाद ही एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस वार्ता कर उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया था। एलजेपी के इस रवैये के बाद से ही राजकुमार ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। राजकुमार सिंह की मांग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू में शामिल होने की अनुमति दे दी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार, मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सांसद लल्लन सिंह, इनकी मौजूदगी में राजकुमार सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जेडीयू में शामिल होने के बाद राजकुमार सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से जेडीयू में आए हैं। पहले भी एनडीए का पार्ट वो थे, लेकिन एलजेपी की जो नीतियां थी वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। स्पष्ट तौर से मानती थी कि ये चुनाव उन्होंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मुझे जब स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा था राजकुमार, तो मैंने कहा था मैं जीतने के लिए लड़ा। तो मेरी और उनकी शुरू से कुछ सैद्धांतिक मतभेद इसी दृष्टिकोण से थी। तो शायद मैं लोजपा में था भी तो वो मुझे अपना नहीं मानते थे, क्योंकि मैं इकलौता था और मैं क्यों जीता, कैसे जीता, इसका भी उनको अच्छी तरह से एहसास। क्या नसीहत देंगे, क्योंकि आज छोड़ने से पहले आपकी बात हुई थी, अब बात हुई है अभी चिराग से? नहीं, मुझे तो अभी विगत कुछ दिन पहले ही स्पष्टीकरण मांगा गया था। एक तरीके से यही स्पष्टीकरण है जो मैंने दिया। आज कितना खुश हैं जेडीयू में आके? मैं काफी खुश हूँ। वहीं इस पूरे मामले पर जब एलजेपी नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने विधायक को सत्ता लोभी बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि कामों में रुचि न लेकर उपाध्यक्ष चुनाव में जेडीयू के पक्ष में वोट दे रहे थे, जिसके बाद एलजेपी ने विधायक को नोटिस दिया था, जिससे विधायक भाग खड़े हुए। देखिए, ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं और ये लोग कभी स्थिर रहने वालों में से नहीं है। राजकुमार सिंह पहले से ही इनका आचरण कुछ जो है संदिग्ध था, जिसकी वजह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कारण बताओ नोटिस दिया था इनको। और ये सख्त कदम था पार्टी का कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक रहना है, लेकिन पार्टी के सख्त कदम की वजह से ये देखे कि सत्ता की मलाई खाने से ये महरूम रह रहे हैं, इस वजह से भागे। अब ऐसे लोग हैं
जो ये भूल जाते हैं और वक्त के हिसाब से अपना आचरण बदलते हैं। बहरहाल ये सियासत है जनाब, यहाँ दलबल का खेल चलता रहता है। वही नेता प्रतिनिधि जो लंबे समय तक पार्टी के विकास के लिए काम करते हैं, अंत में कुछ कारणों के चलते उसी पार्टी की बुराई भी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन प्रतिनिधियों की विचारधारा अचानक से कैसे बदल जाती है और क्या विधायक राजकुमार के जेडीयू में शामिल होने के बाद चिराग बिहार में पार्टी का अस्तित्व बचा पाएंगे। वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। और मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को आज के दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। होली के दिन हुए इस नरसंहार पर अब तक क्या कुछ हुआ, देखिए आप रिपोर्ट में। 29 मार्च को हुई थी 5 लोगों की हत्या। हत्या का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया प्रवीण झा। प्रवीण समेत 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 29 मार्च होली का दिन, पूरा देश अबीर गुलाल के साथ होली खेल रहा था, लेकिन बिहार के मधुबनी जिले के महमूदपुर गांव में खून की होली खेली गई। एक तालाब को लेकर महमूदपुर गांव में मातम पसर गया। महमूदपुर गांव के राजपूत परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। यह हत्याकांड फिर से बिहार के जातीय नरसंहार की यादें ताजा कर देता है। मछली के तालाब को लेकर हुआ ये विवाद पिछले 6 महीनों से शांत था। 6 महीने पहले ही महमूदपुर के संजय सिंह और गौबीपुर गांव के मुकेश साफी प्रवीण झा के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ओर से शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन उस शांति को भंग किया प्रवीण और उसके साथियों ने होली के दिन, और होली के दिन को रक्त चरित्र में बदल दिया। पीड़ित परिवार की ओर से 34 लोगों को नामजद किया गया। इस रक्त चरित्र के बाद हर कोई पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए पहुंच रहा था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर जातीय संगठन, हर कोई अपने हिसाब से जाति और एकजुटता की बात करने पहुंचा। हैरानी की बात तो ये थी कि सरकार के नुमाइंदे भी नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे थे। हत्या के बाद सबसे पहले शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद वहां पहुंचे और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। इसके बाद बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू महमूदपुर पहुंचे और इस घटना को नरसंहार करार दिया और सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने इस पूरे मामले को जातीय एंगल में भी बदल दिया। उसके बाद नेताओं का आना जाना लगा रहा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सीएम पर हमला बोल रहे थे और साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठा रहे थे। मधुबनी हत्याकांड के मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार को घेरने के इरादे से तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का एक जांच दल महमूदपुर गांव भेजने का फैसला किया और फिर मंगलवार को वो खुद महमूदपुर गांव पहुंच गए और पीड़ित परिवार से मिले और जमकर नीतीश कुमार की सरकार और बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। हम वहां जाकर के पीड़ितों का आंसू पोंछ रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ में लगे हुए कि भैया कुर्सी कैसी बची रहे। और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यही काम है ना मुख्यमंत्री का, क्या बैठ करके जोड़ तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे। इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का।
और आखिरकार इतने बवाल के बीच नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए बिहार पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की। एडीजी जितेंद्र कुमार ने वीआईपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि घटना के मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत बिहार पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जो मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई थी जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर रिहा दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज भी हुई है, कुछ हुई है, और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुटकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। बहरहाल जातीय हिंसा हो या वर्चस्व की लड़ाई, इन सब के बीच उन 5 लोगों का क्या जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोपी पकड़े तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी क्या लौट कर आएगी? जिनको राजनीति करनी थी उन्होंने की, जो सिस्टम को करना था वो भी कर रहा है, लेकिन उन परिजनों की आंखों के आंसू कौन रोकेगा जिन्होंने एक साथ घर के 5 सदस्यों को खो दिया। कटवाना चाहते थे वो। नहीं, सब होगा, चिंता मत, ठीक है, सब होगा, 48 घंटा के अंदर सब होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर उन आरोपियों को क्या सजा मुकर्रर की जाएगी। वैसे बिहार में जातीय हिंसा और नरसंहार का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन पिछले करीब 1.5 दशक से वहां ऐसी कोई घटनाएं नहीं देखने को मिली थी जिसे नरसंहार कहा जा सके। इस नरसंहार की कहानी का अंत कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। सरहुल और रामनवमी का पर्व नजदीक है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने रामनवमी और सरहुल के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में धर्म के नाम पर राजनीति एक बार फिर से चरम पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सरहुल और रामनवमी के पर्व निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसी वजह से पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। सरकार की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध पर बीजेपी का कहना है कि प्रतिबंध लगाना ही हर समस्या का समाधान नहीं होता है। प्रतिबंध लगाने से पहले राज्य सरकार को धर्मगुरुओं से मिलकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य में कोरोना पांव पसार रहा है, इसे रोकना जरूरी है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद राज्य में चुनाव हो रहा है, साथ ही कई राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन कार्यक्रमों पर आंखें मूंद लेती है। इन सब विषयों पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, रामनवमी और सरहुल में प्रतिबंध लगाने से पहले सरकार को जो संगठन इन रामनवमी और सरहुल को मनाते हैं उनसे गहन विचार विमर्श करना चाहिए था। मुझे लगता है प्रतिबंध ही सब चीज का सोल्यूशन नहीं है। आखिर सरकार की पूरी मशीनरी किस चीज के लिए है? जुलूस का परमिशन देना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग कराना चाहिए था। साहब, यहाँ का आदिवासी समुदाय तो अनुशासन के मामले में देश में सबसे अग्रणी है। आप दूर दूर करके जुलूस निकलवाते, मास्क का प्रयोग करवाते और जिस तरीके से पत्ते के मास्क भी गांव में लोग लगाते हैं तो ये एक अद्भुत दृश्य होता। लेकिन सरकार ने इतनी जहमत उठाने की कोशिश नहीं की और बहुत आसान रास्ता निकाल दिया प्रतिबंध लगाने का। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है। सभी धार्मिक गुरु सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसे फैलने से रोकने का हम सबका दायित्व है। सरकार के फैसले से हम सब सहमत हैं। बीजेपी केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। और मैं तो ये बोलूंगा कि सरकार के साथ है सारे लोग। जिस प्रकार कोरोना का प्रभाव फिर से पूरे राज्य में बढ़ रहा है, विशेषकर रांची में आप देखेंगे कि अगर पूरे राज्य में 700 निकलते हैं तो 670, 80, 590 रांची से निकलते हैं। और इस चीज को यहाँ की जनता और यहाँ के जो हमारे धार्मिक नेता हैं, जो समाज के अगुवा है, इस चीज को भली भांति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग उनके हर जगह पे जाकर धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। त्योहार आते ही पक्ष विपक्ष के बीच गहमा गहमी का माहौल बन जाता है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष आने वाले पर्व को लेकर जुलूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। वीआईपी न्यूज के लिए शुभम कुमार की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मियों प्रधान कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण बैंक कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन किया था, जिसमें सभी ग्रामीण बैंक कर्मियों को प्रायोजक व्यावसायिक बैंक के ही कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता पाने का हकदार बनाया गया था। इसके तहत भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करने के बाद व्यावसायिक बैंक में लागू चौथे और पांचवें द्विपक्षीय वेतन समझौता को ग्रामीण बैंक में लागू कर दिया। लेकिन छठे द्विपक्षीय वेतन समझौता को लागू करने में केंद्र की सरकार ने आनाकानी की, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। वहीं अब इस मांग को पूर्ण नहीं किया जाने के खिलाफ में देश भर में आगामी मई महीने में 2 दिनों के राष्ट्रव्यापी बंद किए जाने का ऐलान किया गया। हम अपने साथियों को पहले भी बताए हैं कि सरकार जो एनआईटी अवार्ड के द्वारा हमें अधिकार मिले थे, जिस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट की लगी, बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्रालय ने धक्का बजा दिया, तो फिर हम लोग कोर्ट में गए और पुनः एक साथ 5वां और 6ठा द्विपक्षीय समझौता बैंकिंग उद्योग में लागू हुआ। इस ग्रामीण बैंक में जो भी यूनियन है वो सभी एक बैनर तले आकर प्रोटेस्ट में सरकार के दोरंगी नीति के खिलाफ खड़ी है। अब हम ये अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारा नीट अवार्ड 1990 में लागू हुआ, वो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था और उसमें कहा गया था कि समान वेतन प्रवर्तक बैंक के अनुसार ग्रामीण बैंकियों को समान वेतन और समान भत्ता दिया जाए। बोकारो जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चास में टीकाकरण कराने आए लोगों ने अस्पताल कर्मियों के गैर जिम्मेदारानापूर्ण रवैये को लेकर हंगामा किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कम चल रहा है और लोग यहां टीका लेने पहुंच रहे हैं। खबरों की माने तो लोगों को पहले लाइन लगाकर अपना आधार जमा करने की बात कही जा रही है। तो हम लोग जब आए तो आने के बाद यहाँ पर नंबर लगाए, कोई नहीं था, कोई स्टाफ ही नहीं था, तो फिर यहाँ बोला गया कि आप लोग यहाँ पर कार्ड रखिए, सबके नंबर लगाइए। जब नंबर सब लगने लगा तो नंबर लगने के बाद यहाँ पर बात हुआ कि नहीं, कल परसों का पहले का नंबर लगा हुआ है, 10 आदमी को पहले देंगे, उसके बाद नंबर लगेगा। हम लोग इसका विरोध किए तो बोला कि तब जाइए, इंजेक्शन खत्म हो गया। नहीं, लाइन लगाए ना, एक नंबर में हम ही थे, तो बोला कि इसे 10 आदमी का पहले से लगा हुआ है, कल है से, हमने तो वो आदमी है तो पहले उन लोगों को कीजिए, तो बोला आदमी नहीं कोई आया है, लेकिन 10 गो के बाद होगा। तो बोला कि हम लोग बोले कि नहीं, तो आदमी नहीं है तो पहले हम लोग से शुरू कीजिए। तो जल्दी से के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।